हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान की सेकंड बुक की थर्ड चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति। तो मैं चैप्टर शुरू करने से पहले बताती हूँ कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो कहानी शुरू होती है भारत के एक राज्य ओडिशा से। ओडिशा में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोहे अयस्क पाए जाते हैं। तो ओडिशा सरकार क्या सोचती है कि अगर हम यहाँ पे स्टील का प्लांट लगा ले तो क्या होगा, यहाँ के लोगों को नौकरी मिल जाएगी और हमारा क्या हो जाएगा, पूंजी का निवेश हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे और लोगों को क्या हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी। तो क्या दोनों का फायदा हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, दोनों का फायदा नहीं होता, उससे कुछ लोगों का नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, तो बात यहाँ पे यही है कि गवर्नमेंट तो विकास चाहती है, लेकिन विकास सबके लिए सेम नहीं होता है। किसी के लिए विकास का मतलब होता है अलग और किसी के लिए विकास का मतलब होता है अलग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगी चैप्टर के नाम डिस्कशन से। तो आते अपने टॉपिक फर्स्ट, स्टार्टिंग से टॉपिक करते हैं अपन नियोजन। तो ये मैंने बैकग्राउंड बता दिया आपको, अब बात करेंगे अपन क्या बात है पूरी। ठीक है, तो देखिए नियोजित विकास की राजनीति। तो चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिस्कशन की। तो नियोजन का मतलब क्या होना है कि इसका मतलब होता है प्लानिंग, कि किसी चीज की प्लानिंग। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मुझे कल जयपुर जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले दिन प्लानिंग करेंगे कि भाई इतने बजे जाना है, ये ट्रेन पकड़नी है, वहां पे उतरना है, वहां से ऑटो लेना है। तो किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, बस उसी का नियोजन कहते हैं। तो ये एक ऐसे होता है कि एक फिक्स टाइम में किसी भी देश के विकास के लिए कोई योजना बनाई जाती है, तो उसको नियोजन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। नियोजन किसे कहेंगे कि एक निश्चित टाइम में किसी देश के विकास के लिए कोई प्लानिंग की जाती है, तो उसे ही हम नियोजन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, विकास की बात करते हैं। तो आपको फर्स्ट टर्म समझ में आ गई। अब सेकंड टर्म है विकास। तो विकास का मतलब नॉर्मली क्या होता है, तो विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि विकास होना, मतलब अपने हिसाब से विकास का अर्थ क्या होगा, आर्थिक समृद्धि। तो यहाँ पे विकास का अर्थ होगा आर्थिक समृद्धि, मतलब जिससे हमारी वृद्धि भी हो और हमें थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, मतलब हमें पैसे भी मिले और हमारी वृद्धि भी हो। ठीक है, या फिर हम उसे कह सकते हैं आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों हो। मतलब विकास का मतलब क्या हो, केवल ये नहीं कि हमारा विकास हो, साथ में हमें सामाजिक न्याय के साथ हमें हमारा विकास हो, न्याय भी हमें साथ में मिले। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ओडिशा मॉडल के बारे में कि वहां पे एक प्लांट लगाने की बात चल रही थी और गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम यहाँ पे एक प्लांट लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जिस लोग के पास नौकरी नहीं है उनको तो जॉब मिल जाएगी और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पूंजी निवेश कर देंगे। लेकिन ये सबके लिए सेम नहीं है। अब गवर्नमेंट तो क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा विकास हो, है ना। लेकिन ये सबके लिए विकास नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि कुछ पर्यावरणविद क्या होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब इतने बड़े बड़े प्लांट जब हम लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा और जब हम खनन उद्योग इनके लिए यूज लेंगे तो ऑब्वियसली पर्यावरण दूषित हो जाएगा। तो ये उनके लिए क्या होगा, नुकसान की बात हो जाएगी। फिर वहां की आदिवासी इलाका है वो, है ना, उड़ीसा में जो आदिवासी इलाका है, तो उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए भी नुकसान की बात ये है कि उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। कैसे कि भाई जब सारे काम मशीनों से होने लग जाएगा तो उन्हें कौन पूछेगा। ठीक है, और प्लांट उन्हीं की जमीन पे लगाएंगे तो उनका विस्थापन भी कर देंगे, मतलब उन्हें जगह भी नहीं मिलेगी रहने के लिए। तो दोनों ही टाइप से गवर्नमेंट की नजर में तो ये विकास है, लेकिन उनकी नजर में क्या हो जाएगा, ये उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इनका विकास नहीं हो रहा है, ये उनके लिए कोई विकास नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसी के लिए क्या होता है, कुछ राजनीतिक टकराव आपको देखिए आपस में देखने को मिलते हैं। तो वो टकराव की उन टकरावों को लेकर, उद्योगों को लेकर उन टकराव के लिए क्या सोचा जाता है कि अगर विशेषज्ञों से राय ली जाए, मतलब इस टॉपिक पे कि प्लांट लगाए कि नहीं लगाए, ये बात अगर अपन विशेषज्ञों से पूछे जाए और फिर कोई काम करे, या फिर पर्यावरणविद की सलाह ले, मतलब जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, अगर हम उनकी सलाह लेके ये काम करते हैं, या फिर है जनता से पूछा जाए, मतलब पब्लिक से पूछ के अगर हम ये काम करें, या फिर क्या होता है कि अंतिम फैसला किसका छोड़ देते हैं, राजनीतिज्ञों का छोड़ देते हैं, क्या ये फैसला सही होगा या प्लांट लगाना। तो इस टाइप से राजनीतिक टकराव आपको इस मामले में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर देखिए आर्थिक विकास का अर्थ मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे विकास का अर्थ क्या होगा, विकास का अर्थ यहाँ पे केवल वृद्धि करने से ही नहीं है, साथ में सामाजिक न्याय, मतलब न्याय के साथ वृद्धि करने से है कि हम पैसे भी करें और साथ में हमारे क्या हो, विकास भी हो। ठीक है, लेकिन इसको भी हमने दो पार्ट्स में देखा था कि किसी के लिए विकास का मतलब अलग होता है, किसी के लिए विकास का मतलब अलग होता है। तो विकास का मतलब अलग अलग, जैसे एग्जांपल ले अपन ये उड़ीसा मॉडल ही ले लेते हैं। तो उड़ीसा मॉडल में क्या होता है, एक तो उद्योगपति वर्ग हो जाएगा कि अगर यही बात अगर पैसे वालों से पूछे कि अपन मॉडल बना ले क्या, प्लांट लगा ले क्या, तो उनके हिसाब से क्या हो जाएगा, उनके लाभ हो जाएगा कि भाई हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, हमारा पैसा लगेगा तो हमें इनकम आएगी हमारे, है ना। लेकिन वही अगर वहां पे रहने वाले ग्रामीण आदिवासी लोगों को पूछे तो ये उन्हीं के लिए लॉस की बात हो जाएगी। वो क्या कहेंगे, हमारा घर चले जाएगा, हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। तो इसी टाइप से जैसे उद्योगपतियों के लिए विकास का मतलब अलग हो गया है और वहां पे ग्रामीण लोगों के लिए विकास का मतलब अलग हो गया है। इसी टाइप से क्या होता है, विकास सबके लिए सेम नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम
आजाद भारत के सामने विकास की मॉडल आया था। तो अब भारत ने सोचा, उस टाइम पीएम कौन था, देखिए बात कर रहे हम जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम हमारे पीएम थे नेहरू जी। तो उस टाइम नेहरू जी ने क्या सोचा, नेहरू जी ने ये सोचा कि भाई हम कौन सा मॉडल अपनाएं विकास के लिए। एक तो पूंजीवादी मॉडल था, एक समाजवादी। देखिए जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना, स्क्रीन पे आपके पास जो चीज आ रही है ना, ये लिखी हुई, ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और यही मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ठीक है। तो पीएम पीएम वो नेहरू जी ने क्या सोचा, उस टाइम हमारे पीएम कौन थे, नेहरू जी थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम पूंजीवादी मतलब कि मॉडल अपनाएं या फिर समाजवादी। तो देखिए पूंजीवादी और समाजवादी। अब पूंजीवादी का मतलब देखो, नाम से पता चला पूंजीवादी मतलब ये पूंजीपतियों के लिए था। मतलब इसका क्या था, ये मॉडल वैसे अमेरिका से लिया गया था। मतलब इसमें क्या करना था, इसमें निजीकरण को महत्व था। निजीकरण का मतलब प्राइवेट सेक्टर को इसको बढ़ोतरी की गई थी कि कोई भी काम होगा मतलब प्राइवेट कंपनीज खोल दी जाए, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो जाएगी। मतलब इसमें चैलेंज ज्यादा हो जाएंगे कि प्राइवेट में तो सेक्टर में बराबर की टक्कर रहती है, तो इसमें प्रतिस्पर्धा क्या हो जाएगी, खुली प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। मजदूरों का शोषण, क्योंकि क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में उनको पैसे कम दिए जाते हैं और उनका शोषण ज्यादा होता है, तो उसमें मजदूरों का शोषण हो जाएगा। और क्या होगा, अर्थव्यवस्था बाजार मूलक, मतलब अधिक से अधिक व्यापार पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब क्या होगा इसमें कि व्यापार पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मतलब उद्योगपतियों को क्या हो जाएगा, इसमें बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। और एक था समाजवादी मॉडल। तो ये कहां से लिया गया था, ये सोवियत संघ से लिया गया था। और इसमें निजीकरण का विरोध किया गया था। मतलब इसमें ये था कि कोई काम होगा तो गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, गवर्नमेंट को इसमें ये सरकारी काम को, सरकार वालों को इसमें ज्यादा वो दिया गया था महत्व, ठीक है। और इसमें समानता पर बल दिया गया था कि ये नहीं है कि भाई है ना मजदूरों का शोषण हुआ, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। तो समाजवादी मॉडल मतलब ये था कि ये सरकार के स्वामित्व होगा इसमें। मतलब इसके अंदर ज्यादा किसका चलेगी, सरकार की चलेगी। तो अब नेहरू जी सोच रहे थे कि इन दोनों में से कौन सा चले। तो इसको बहुत ज्यादा मात्रा में लोग थे जो इनका सपोर्ट करे थे, और बहुत ज्यादा मात्रा में लोग थे जो कि समाजवाद मॉडल का सपोर्ट करे थे। तो नेहरू जी ने सोचा कि अगर हम थोड़ा इससे लेंगे, थोड़ा इससे लेंगे। मतलब हमने क्या किया, भारत ने दोनों मॉडल की महत्वपूर्ण चीजों को लिया। मतलब कुछ इसमें से जो ठीक लगी वो ले ली, कुछ इसमें से जो ठीक लगी वो ले ली। और अपन ने क्या किया, अपने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया, ठीक है। तो बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या था, भारत ने मिश्रित दोनों मॉडल थे, पूंजीवादी और समाजवादी। उसमें से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल लिया, जिसमें क्या था, दोनों को थोड़ा थोड़े से गुण दोनों का समावेशी था। अब इसमें क्या हो जाएगा, संवाद दोनों की विशेषता इसमें शामिल की गई थी। और देश में छोटे उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र में किया गया, मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी किया गया, पर छोटे उद्योगों का विकास किया गया। और बड़े उद्योगों का विकास मतलब ये थे कि छोटे मोटे जो काम थे वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए, और जो बड़े बड़े मॉडल्स थे ना वो सरकार ने अपने कंधों पे ले लिए। मतलब इनको दोनों की मिली जुली थी, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे चलती, एक टाइप होती है वामपंथी विचारधारा, एक होती है दक्षिणपंथी विचारधारा। देखो यहाँ पे भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए कि वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं में क्या अंतर है। तो देखिए जैसे कि 2 टाइप होते हैं, एक तो लेफ्ट विंग बोलते हैं अपन, एक होते हैं राइट विंग। तो इसको अपन बोल देंगे लेफ्ट विंग, इसको बोल देंगे राइट विंग, ठीक है। अब देखिए ये क्या करती है, ये तो इसमें क्या होता है, इसमें समाजवाद को सपोर्ट दिया गया है कि इसमें क्या कहा है कि इसमें गरीब पिछड़े लोग की तरफदारी की गई, मतलब गरीबों को सपोर्ट किया गया है। सरकार ऐसी नीति बनाना चाहती है जिसमें गरीबों का फायदा हो। मतलब इसमें क्या होगा कि ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि भाई गरीब लोगों को फायदा हो, गरीबों का हित में ध्यान रखकर उनका विकास हो, ठीक है। मतलब ये थी जो समाजवाद को सपोर्ट करती थी। और ये थी पूंजीपति, मतलब वही प्राइवेट सेक्टर उनका सपोर्ट करती है। ये दक्षिणपंथी विचारधारा पूंजीपतियों के लिए थी, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर के लिए थी। तो उसमें क्या होगा कि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये इनके लिए ये मतलब दोनों टाइप की आपको विचारधारा बता दी गई है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं योजना आयोग की। तो योजना आयोग में क्या होता है, तो योजना क्या होता है, ये होता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो ये गैर संवैधानिक संस्थान है, मतलब इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि ये संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि प्लानिंग के लिए कमीशन बनाया जाएगा। ये तो ये था कि जब हम विकास करें तो प्लानिंग बनाने के लिए कोई एक बॉडी बना देते हैं ताकि वो प्लानिंग करे, ठीक है। तो इसका काम क्या था, ये क्या करती थी, पंचवर्षीय। वैसे अब ये हट चुकी है, अब इसकी जगह नीति आयोग आ चुका है। तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगी कि नीति आयोग कैसे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, उस टाइम योजना आयोग का क्या काम था, तो उस टाइम योजना आयोग का काम होता था प्लानिंग बनाना, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स बनाना उनका काम होता था। और वो क्या करते थे, मतलब टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, तो टोटल अपने आई थी 12 पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना अपनी आई थी। और आखिरी पंचवर्षीय यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से चली थी, 2012 से लेकर 2017 तक चली थी, ठीक है। फिर है इसके अनुसार क्या होता था कि कुछ हिस्सा तो केंद्र सरकार का होता था और कुछ राज्य सरकार का हिस्सा होता था। और दोनों के जो बजट होता था उन दोनों का आधा आधा हिस्सा लिया जाता था इसमें। और फिर है ना ये योजनाएं बनाई जाती थी, ठीक है।
तो इसमें क्या होता था, भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करती थी, उसमें 5 सालों में क्या क्या आमदनी है उसके और क्या उसके खर्चे हैं वो सारे उसमें प्लानिंग से लिखे जाते थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। देखिए यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या होता है, ये कब लगा था 1951 से लेके 1956 तक। देखिए हो गई ना 5 साल, तो 5 साल तक चला था। तो ये इस पे क्या किया गया था, इसमें कृषि पर जोर दिया गया था, मतलब कृषि कैसे, खेती बाड़ी पे जोर दिया गया था इसमें। और इसमें क्या गया था, इसकी जो फर्स्ट ये योजना थी, इसकी योजनाकार कौन थे, इसके योजनाकार थे के एन राज थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकते थे, क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है एमसीक्यू आ सकता है कि उसका योजनाकार कौन है। तो के एन राज इनके नाम है, आप इसको याद रखना अच्छे से। और ये है ना क्या करना चाहता था, ये इसका मेन टारगेट क्या था कि जनता को गरीबी से निकालना। ठीक है, और विकास हो वो धीरे धीरे हो, मतलब ऐसे नहीं अचानक से हो। इसका ये भी था एक उद्देश्य कि जो विकास हो वो धीरे धीरे हो। और इस पे किस पे ज्यादा जोर दिया था, बांध सिंचाई भाखड़ा नागल योजना ये थी ना, मतलब अब खेती का काम करें तो कृषि का काम पे ये क्या करेंगे, सिंचाई बांध वगैरह इन्हीं पे तो जोड़ देंगे। तो इसका ज्यादा जोर था भाखड़ा नागल परियोजना पर। ठीक है, और उन पे खूब खर्च भी किए थे। तो इसी के साथ हम बात करते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना की। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो ये 1956 में शुरू हुई थी और 61 तक चली थी, मतलब ये आगे वाले 5 साल चली थी। और यहाँ पे उस पहले वाली पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसमें कृषि पर जोर दिया गया था, लेकिन इस पे उद्योगों पे जोर दिया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें उद्योगों पर जोर दिया गया था। और इसके योजनाकार या अर्थशास्त्री कौन थे, तो इसके अर्थशास्त्री थे पीसी महानोबिस। ठीक है, ये इनका नाम है पीसी महानोबिस, ये आपको याद रखना है। और ये क्या करना था, इसका काम क्या था, भारी उद्योग लगाना या औद्योगिकरण का विकास करना, ये उसका उद्देश्य था। और वो धीमी गति से चलने वाली थी। और ये क्या था, इसमें इनका था कि हमें तेज गति से विकास करना है, डेवलपमेंट करना है लेकिन तेज गति से करना है। और पीछे वाले में क्या था, विकास करना है लेकिन धीमी गति से करना है। ठीक है, और इसमें ये आयात पर भारी शुल्क खर्च किए गए थे। और देसी जो उद्योग थे ना, उनके संरक्षण के लिए लगाई गई थी। ठीक है, कि भाई इसमें ये था कि देशी चीजों को अपनाया जाए, क्योंकि बाहर आयात जो अपन चीज करेंगे, आयात करेंगे, उस पर भारी कर लगा दिए गए थे, शुल्क लगा दिए गए थे, ताकि लोग बाहर से आई हुई चीजों को कम खरीदें और अपने देसी चीजों का ज्यादा वो प्रमोशन हो। इसलिए इसने देसी जो उद्योग थे ना, उनका संरक्षण करने के लिए ये योजना यूज की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं, बीच में हम बात करेंगे केरल मॉडल के बारे में। तो देखिए केरल मॉडल अपने आप में क्या है, केरल मॉडल ये है केरल के विकास। ये मॉडल जो केरल में नाम से पता चलता है केरल मॉडल है, मतलब केरल के विकास और नियोजन, मतलब उसका डेवलपमेंट करना था और वो भी प्लानिंग के साथ करना था। तो उसके लिए एक मॉडल तैयार किया गया है जिसको हमने केरल मॉडल नाम दिया। इसमें किस चीज पे जोर दिया गया, देखिए इसमें 2 नंबर एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि केरल मॉडल के बारे में 2-4 शब्द लिखिए, तो आप इतना बता दोगे कि केरल के लिए, केरल के विकास और नियोजन के लिए बनाया गया एक मॉडल था। और इसमें क्या सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पे दिया गया था, स्वास्थ्य पे और भूमि सुधार, इन चीजों पे, खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। ठीक है, ये इतना ही आपको बताना है इसमें। अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारा नीति आयोग। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नीति आयोग। तो ये योजना आयोग की जगह पे अब उसको रिप्लेस करके नीति आयोग लगा दिया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और उसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री फिलहाल में, जो कि नरेंद्र मोदी जी है। और उसके उपाध्यक्ष कौन है, ये वर्तमान में अशोक कुमार लाहिड़ी, इसके ये जो उपाध्यक्ष है वो है। अब इस नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो नीति आयोग का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है बट आप याद कर लेना या साइड में लिख लो। ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ मैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, नीति आयोग का भी उद्देश्य क्या था, वो ही प्लानिंग करना। जैसे वो पंचवर्षीय योजनाएं बना रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी ये था कि अपने को कोई काम करना, उसके लिए प्लानिंग करनी है, तो उसकी वो एक प्लानिंग की तरह ही इसको बढ़ावा देना था। किसी नीति को बढ़ाने के लिए ये आयोग बनाया गया था। और इसमें यही था कि ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाना। ठीक है, यहाँ पे भी योजना ही अपने को बनानी थी। और अभी आपको देखिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैंने आपके लिए अलग से इसको लिखा है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। वैसे तो ये कभी पूछते नहीं है, पर बाई चांस अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और वर्तमान में मैंने आपको बता ही दिया, अशोक कुमार लाहिड़ी है, जो कब बने हैं, अप्रैल 2026 में बने हैं। ठीक है, और यहाँ के वर्तमान सीईओ कौन है, तो निधि छिब्बर है, जो कि वर्तमान में सीईओ है नीति आयोग की, वो बनी है मई 2026 में। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के लिए आपको बता दूं मैं, अगर आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी राजनीति विज्ञान का चाहिए तो वो हमारे YouTube चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यह नोट्स आपको मिल जाएंगे
हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल है। वहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके मांग सकते हो, हम आपको बिल्कुल अवेलेबल करवाएंगे। थैंक